ऑलराइट क्लास, तो आज हम एनईटी के पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले भी पास पेपर पर लेक्चर मैंने बनाया है। और ये जो पास पेपर के लेक्चर्स हैं तो ये स्टडी एड प्रोजेक्ट के जो फेसबुक पेज है उस पर वो डेली बेसिस पर उन्होंने जो है वो पास पेपर्स अपलोड किए थे और जो आपने देखे होंगे बहुत सारे आपने आंसर्स भी किए होंगे इसके, तो वो सारी जगह मैंने कंपाइल कर दिए उसको, ठीक है ना। तो उसको कंपाइल करके फिर फाइनली जो है वो हम इसको ये सारे एमसीक्यूज़ को एक बार जो है वो चेक कर लेते हैं, उसके आंसर्स को देख लेते हैं चूँकि करेक्ट आंसर्स क्या हैं उसके। और इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीटेड है जो हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। बस ये कि आप मुझे इसके करेक्ट आंसर्स बताते जाना। कोई न्यू एमसीक्यूज़ आया इन केस तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 40-45 एमसीक्यूज़ टोटल इंग्लिश के और केमिस्ट्री के निकले हैं, वो देखेंगे, ठीक है। और ये सारे पास पेपर के ही हैं जो मैंने देखा है, तो मैंने उसको देखा तो ये सब पास पेपर के ही एमसीक्यूज़ हैं जो राउंड 1 में आए थे या 2022 में आए थे, 2000 वो वाले भी एमसीक्यूज़ हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पर किप्स apparatus इज़ यूज टू, केमिस्ट्री के शुरू में एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो किप्स apparatus इज़ यूज टू प्रिपेयर डैश, तो आसान है, इज़ यूज टू प्रिपेयर गैस। और कौन सी गैस बनाई जाती है उससे? H2S गैस, जिसका स्मेल हमारे पास कैसा होता है? रोटन एग लाइक स्मेल जिसका हमारे पास होता है, H2S, ठीक है। और ये H2S कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग के रिड्यूसिंग एजेंट है, सही। और ये H2S एसिडिक होता है कि बेसिक या न्यूट्रल? पता है किसी को? नहीं पता, एसिडिक होता है। वाटर में डिज़ोल्व करने पर एसिडिक सॉल्यूशन आपको देता है, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर H2S का किस तरह से बनता है? अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एंगुलर या बेंट बनता है इसका स्ट्रक्चर, लाइक ऐसे ही बता रहा हूँ। सवाल में तो ये सब नहीं पूछा आपसे, बट कुछ भी पूछ सकता है। अगर एमसीक्यूज़ बैंक चेंज होता है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हमारे पास एक गैस बनाने में इस्तेमाल होती है, दैट इज़ ये H2S। सिंपल किप्स apparatus को हम गैस बनाने में इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे H2S गैसेस के अंदर हम बनाते हैं, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेशन, द फॉर्मूला फॉर एक्टिवेशन एनर्जी इज। तो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फार्मूला होता है आप जानते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी एक्टिवेशन एनर्जी बताना होता है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। चूँकि जो इंटरनल एनर्जी किसी रिएक्टेंट के अंदर आती है वो ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ही आती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन चेन कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज, ओपन चेन कंपाउंड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को और क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन, ए साइक्लियस। ओपन चेन कंपाउंड जिसमें कार्बन सारे स्ट्रेट चेन में लगे हो, मतलब इसमें साइकिल ना हो तो फिर वो ए साइक्लिक हमारे पास हो जाएगा। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास क्लोज चेन होता है, ये साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स ये हमारे पास एलिसाइक्लिक होते हैं। और एरोमेटिक तो जानते हैं ये भी क्लोज चेन होता है, क्लोज चेन होता है, ऐसा बेंजीन रिंग होती है, बेंजोइड्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो उसका हमारा भी सिंपल है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं? तो यहाँ पर आइसोमर जो हेक्सेन का बनेगा तो हमारे पास सिर्फ चेन आइसोमर्स बनेंगे उसके ना। तो हमारे पास उसके चेन आइसोमर 5 चेन आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था 2 की पावर n-4 + 1, ऐसी है ना। तो 2 की पावर 6 - 4 + 1, तो ये 2 का स्क्वायर + 1, तो ये हमारे पास 4 + 1 हो जाएगा। तो 5 हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसके आइसोमर्स आ जाएंगे। तो चेन आइसोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूले से पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है किस तरह से हम उसको निकालते हैं, ठीक है। वरना आप स्ट्रक्चर बनाकर भी निकाल सकते हैं बट इट विल कॉस्ट योर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड डैश। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मतलब कैटायन आयन के बीच जो बॉन्ड बनता है, तो दिस इज ए ऑप्शन, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ग्रुप 3 है। ग्रुप 3A के अंदर बोरॉन फैमिली में आप सब जानते हैं एल्यूमिना मोस्ट अबंडेंट है एंड दिस इज आल्सो द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है वो भी हमारा जो है वो एल्यूमिनियम ही है, ठीक है। और 3A ग्रुप में भी जाहिर सी बात सबसे ज़्यादा फिर एल्यूमिनियम हमारे पास होगा, बाकी बोरॉन, गैलियम, इंडियम के मुकाबले में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर।
हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। यस, चूँकि हम जानते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या हो रही होती है भाई, इंक्रीज़ हो रही होती है। और सबसे राइट साइड पर आपको पता है कि हमारे पास ग्रुप 8A होता है जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इसका। नोबल गैस भी लिखा हुआ आ सकता था, लिखा हुआ ग्रुप 8A भी आ सकता था, इनर्ट गैसेस भी लिखा हुआ आ सकता था सवाल के अंदर, ठीक है। इस तरह से ये भी लिखा हुआ आ सकता था नॉन रिएक्टिव गैसेस, या फिर ये भी लिखा हुआ आ सकता था ज़ीरो ग्रुप। तो इन सब का मतलब सेम होता है कि नोबल गैसेस से मुराद ली जा रही है। लाइक आप उसमें चाहे नोबल गैस का है, इनर्ट गैस का है, नॉन रिएक्टिव गैस का है, 8A ग्रुप के गैसेस कह लें, ज़ीरो ग्रुप कह लें, वॉट एवर जो भी कह लें, तो सबकी हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी बिकॉज लेफ्ट से राइट ये इंक्रीज़ हो रही होती है। समझ में आ गई बात? ये सब तो आपको आता ही है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं जिसमें आप बोलोगे सर ये आप समझा सको। दे आर सो ईजी, क्योंकि आसान वाले ही उन्होंने जहाँ शायद डाले थे अपने फेसबुक पेज पे, जबकि हमने जो सॉल्व किए थे कुछ बड़े निकाल कर बायजूस वगैरह से, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी थे। वो उसमें मैंने वो MCQ कहीं देखा भी नहीं अब तक, वो सिर्फ मैंने ही जो सॉल्व करा है, जो आपने क्लास में किया है वही आप वहीं देखते हैं। आप DDT वाला हो गया या फिर ये सब, ये लोग बताते भी नहीं है और ये अक्सर पास पेपर में आता भी नहीं है किसी में। IB ग्रेड्स वालों की रिक्रिएशन में भी नहीं है वो सब सवाल, लेकिन हमने वो किए हैं और वही सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। जो 3-4 सवाल गलत हो रहे होते हैं वो उन्हीं में से गलत हो रहे होते हैं बच्चों के, जो हमने कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड आर। तो बड़ा आसान है, कार्बोनाइल है, चूँकि कार्बोनाइल कंपाउंड से कीटोन एल्डिहाइड दोनों की दोनों। सो दीज आर एक्चुअली कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप होता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, A ऑप्शन जो हमारे पास है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर इसके एक तरफ अगर कीटोन होगा तो कार्बोनाइल की एक तरफ रेडिकल अटैच होगा, और अगर एल्डिहाइड होगा तो एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होगा। दैट सिंपल। इट मीन्स के कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों के अंदर ही मौजूद होगा, मतलब लाइक, तो ठीक है। तो कीटोन और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो यही होता है ना, C डबल बॉन्ड O। बाकी ये जो हमारे पास ग्रुप है हाइड्रोक्सी अल्कोहल का ग्रुप है, ये अल्कोक्सी ग्रुप है ईथर का, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ठीक है। तो मसला नेक्स्ट है, विच गैस डिफ्यूज़ वेरी फास्ट। कौन सी गैस फास्टेस्ट डिफ्यूज़ करेगी? इसके लिए हमें सबके मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसका 44 निकल जाएगा हमारे पास, इसका 16 निकल जाएगा, ये 17 निकल जाएगा, ये तो ज़्यादा ही आएगा, कुछ भी आएगा। तो हमारा क्या C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीथेन गैस विल डिफ्यूज़ फास्टेस्ट। डिफ्यूज़र्स या फिर डिफ्यूज़र्स भी कहता तो सेम बात होती, एज पर द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बट डिफ्यूजन इज थोड़ा वेरी स्मॉल होल। अगर ये डिफ्यूजन बहुत छोटे पोरस मीडियम से हो रही है, स्मॉल होल से हो रही है, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कॉन्सेप्चुअली अगर ये फ़र्क है दोनों में। नेक्स्ट शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज, d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? वैसे तो हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन देखो s ऑर्बिटल का शेप हमारे पास, ये तो आपको पता है, सबको पता है स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल का शेप आप सबको पता है डम्बेल होता है, डम्बेल। d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल को हम लोग ये कहते हैं कि इसका शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सिंध बोर्ड में तो ये लिखा होता है कॉम्प्लेक्स, वरना जो है वो डबल डम्बेल शेप होता है इसका, डबल डम्बेल। और f ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सॉसर लाइक होता है ना, तश्तरी की तरह होता है। तो यहाँ पर उसका आंसर तो ऐसी बात है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। भले आप कॉम्प्लेक्स सोच के लगा दो d, या डबल डम्बेल सोच के लगा दो d, दोनों सोचने में तो d ही लग रहा है। कॉम्प्लेक्स में तो लिखा हुआ नहीं ना, दैट्स वाई। सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे इसमें। दिस इज 2-chloro 2-methyl butane, द नंबर ऑफ बीटा कार्बन्स आर डैश। 2-chloro 2-methyl butane में बीटा कार्बन्स की तादाद कितनी है? नंबर ऑफ बीटा कार्बन्स बताने। ये देखो इसको किस तरह बताएंगे, पहले 2-chloro 2-methyl butane हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ब्यूटेन हो गया, 2 पर क्लोरो लगा देंगे और 2 पर मिथाइल लगा देंगे, ठीक है। 2 पर क्लोरो हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया, ठीक है। अब बीटा कार्बन की बात की जा रही है। बीटा कार्बन वो होता है जिसके 2 तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं, अल्फ़ा कार्बन जिसके तरफ होता है और गैमा जिसके 3 तरफ होता है, ठीक है। या इस तरह से हम मिसाल के तौर पर लिख सके कि ये बीटा कार्बन ना, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है,
फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन होता है, और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो हमारे पास बीटा कार्बन होता है। तो ये हमारे पास बीटा कार्बन है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 बीटा कार्बन आपको मिल रहे हैं, और ये जो चौथा ये हमारे पास गैमा कार्बन है। ठीक है, अल्फ़ा के साथ जो कार्बन अटैच होते हैं वो बीटा होता है, और बीटा के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो गैमा होता है। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास 3 बीटा कार्बन मौजूद है, उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, गैमा कार्बन बोलता तो सिर्फ एक ही है, अल्फ़ा कार्बन तो एक ही होता है हमेशा। ठीक है, और गैमा से फिर अगर कोई और कार्बन अगर अटैच होता है इन केस, तो वो हमारा डेल्टा कार्बन कहलाता है, बट इतने दूर तक जाते ही नहीं। ये भी 2022 का ये या 21 का ये जो है वो है MCQs बैंक है, जहाँ से MCQs आया था। ठीक है, 2023 में ये MCQs नहीं आया राउंड 1 के अंदर, बट था तो मैंने करा दिया, इसलिए आप इसका जवाब नहीं दे पाए शायद, कि चूँकि फर्स्ट टाइम देखा आप। तो ये भी देखो न्यू MCQ है। इन बीटा एलिमिनेशन द हाइड्रोजन मूव्स फ्रॉम कार्बन फ्रॉम डैश कार्बन। हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से मूव करते, दैट्स वाई इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। पता सबको यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन में, लाइक अगर हमारे पास ये लाइक 1,2 डाइक्लोरो अगर हमारा इथेन है, इसके अगर एलिमिनेशन हम करेंगे तो हेलोजन तो आपको पता है यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन, इनमें इस तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तब जाकर क्या होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, जिसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, उसके अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिमूव हो रहा होता है। सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ डैश। तो मैट के बारे में ऐसा आपने बिल्कुल मेटलर्जी ऑफ कॉपर आपने पढ़ा होगा सेकेंड ग्रेड चैप्टर 5 के अंदर, कि जो इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास CU2S जो बनता है ना, इसी को बोलता है ना मैट, जो क्यूपरस सल्फाइड हमारे पास आता है, इसको मैट कहते हैं। ये हमारे जो फर्स्ट वो स्टेप स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है, स्मेल्टिंग का प्रोसेस जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है, उसमें हमें मैट मिलता है, फिर उस मैट की बेसमेराइजेशन करते हैं, फिर उससे हमें ब्लिस्टर कॉपर की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही होता है ना। तो ये मैट जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, किसका भाई, ये कॉपर का होता है। कॉपर की मेटलर्जी में आपने मैट पढ़ा होता है। ठीक है, तो कुछ न्यू MCQs आ रहे हैं, इसको भी देखें, आंसर बताएं। ओके, द लीस्ट पोलर कंपाउंड इज डैश। इसमें से सारे कंपाउंड में से लीस्ट पोलर कंपाउंड कौन सा है? CCl4, जो कि बिल्कुल ही नॉन पोलर होगा हमारे पास, या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये भी तो कह सकते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो वैसे भी आपको कि नॉन पोलर दिखाई देगा। CHCl3 का मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल होगा, इसलिए ये पोलर है। C2H5Cl में तो आपको जाहिर सी बात नेगेटिव पॉजिटिव तो चार्ज ऐसे दिख जाएगा Cl की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख जाएगा। तो CCl4 है, जहाँ पर हम चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, वो टोटल नॉन पोलर नेचर का है। और नॉन पोलर क्यों है? चूँकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, दैट्स वाई। CHCl3 में मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल आएगा, इक्लोरोफॉर्म है। ये तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स वी ऑब्टेन सोडियम इथेनोएट एंड इथेनॉल। दिस हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट इन विच मीडियम? पता है सबको, एसिडिक मीडियम। चूँकि एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस की जाए अगर, नो गलत हो गया, बेसिक मीडियम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि दिस प्रोसेस इज एक्चुअली सेपोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। सेपोनिफिकेशन, जैसे कि अगर हम एस्टर अगर हम कोई भी लेते हैं RCOOR, एक तो एसिडिक मीडियम में जब हम उसको करेंगे ना, तो यहाँ पर H2O हम ले लेंगे और यहाँ पर H2SO4 ले लेंगे, एसिडिक मीडियम। तो हमारा हमें क्या ऑब्टेन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल ऑब्टेन होगा। ये उस सूरत में होता है जब हमारा एसिडिक मीडियम अगर मौजूद होता है। जब ये जो एस्टर है इसकी हाइड्रोलिसिस जब की जा रही है इन एसिडिक मीडियम, तो एक तरह से जो एस्टरिफिकेशन है उसका एक रिवर्स प्रोसेस हमारे पास देखने में आता है। ठीक है, और अगर यही अगर आप RCOOR ले लो और उसको अगर आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करो, तो यहाँ पर NaOH आ जाता है ना इस तरह से, और यहाँ पर वाटर आ जाता है, फिर यहाँ पर बन जाते हैं RCOONA प्लस ROH। तो हमारे पास ये सोडियम, आप कोई भी एस्टर ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इथाइल एसिडेट लेते हैं तो ये सोडियम इथेनोएट बन जाता, CH3COONA प्लस साथ में इथाइल अल्कोहल बन जाता।
ठीक है। तो सोडियम इथेनोएट मतलब हमारे पास जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल तब बनता है जब हम बेसिक मीडियम में, बेस की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, ये सोप की हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। समझ में आ गई बात? तो मसला ये बेसिक मीडियम होगा, एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक मीडियम में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है, क्योंकि बेसिक मीडियम में हमारा सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ में अल्कोहल बनेगा। इसी को सेपोनिफिकेशन कहते हैं, साबुन बनाने का अमल। साबुन बनाने के लिए बस जो यहाँ पर एस्टर यूज़ होता है ना, वो ट्राइग्लिसराइड यूज़ होता है। ट्राइग्लिसरोल्स को इस्तेमाल करते हैं, लिपिड्स होते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर फिर हमारा सोप बनता है उस सूरत में। नॉर्मल एस्टर्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता सोप बनाने के लिए, वो फैट्स यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर फैटी एसिड्स यूज़ किया जाता। सही है, मैं समझ में आ गई बात? तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड इन ह्यूमन बॉडी, क्या समझेगा इसका? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड क्या है बॉडी में? कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल। इसी की हाई लेवल होने की वजह से जो है फिर हार्ट अटैक कॉज होता है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से। वीन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ये, आर्टरीज में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं भाई? सी तो होगा ही नहीं, सी तो ऐसे ही काट दो, सी डी तो है ही नहीं, सिमेट्रिकल होता है। अब ए या बी? सिमेट्रिकल तो है। अब देखो ए से होता है ना, ए से इसको तरीका ये याद रखने का, मैं किस तरह याद रखता हूँ उसको, कि अमरफस ए से आता है ना, तो माइंड ये जाएगा कि ये अनाइसोट्रोपिक होगा, लेकिन उल्टा होता है, ये असल में होता है आइसोट्रोपिक। मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ कि मतलब इसमें क्या होता है कि चूँकि ए वाला ना मिक्स करना ज़्यादा आसान होता है, तो कभी कभार इस तरह से याद रखा करो कि माइंड जा रहा होता है कि अमरफस अनाइसोट्रोपिक है, जो दोनों ए से आ रहा है, तो फ़ौरन से उल्टा दिमाग चलाना है इसके अंदर, क्या अनाइसोट्रोपिक है, अमॉर्फस है तो आइसोट्रोपिक होगा। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक हो जाएगा, वो एनाइसोट्रोपिक हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से देखना, वरना अक्सर बच्चों को लगता है अमॉर्फस जो है ना वो ए, दोनों ए से आ रहा है तो दोनों ए से होगा, तो ऐसा नहीं होता। हर जगह ये रूल नहीं लगाते, ये कभी कभार लग भी जाता है तुक्का, बट यहाँ पर ये नहीं लगेगा। सही है ना भाई? अब एनाइसोट्रोपिक किससे कहते हैं कि डिफरेंट एक्सिस पर जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफरेंट आती हैं। जैसे ग्रेफाइट है ना, उसमें वो जो करंट है कंडक्ट करता है वो पैरेलल टू द प्लेन तो करंट करता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो ग्रेफाइट है वो करंट कंडक्ट नहीं करता। वो ऐसी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ओनली लिक्विड मेटल इन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। हाँ, गलत हो गया। मरकरी तो पी ब्लॉक में आई नहीं, डी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में बोल रहा है। ब्रोमीन होगा ना, बी आर, दैट्स ब्रोमीन, ग्रुप 7 है, ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बारे में ही याद रखा जाता है कि इट इज़ द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, वाहिद नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। और मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल। और आयोडीन तो हमारा सॉलिड होता है, और कैसा सॉलिड होता है? सबलाइम सॉलिड होता है। और मरकरी ओनली लिक्विड मेटल भी कहला सकता है, वाहिद वो मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सही है, उसका तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। सिंपल है, दे आर सो इजी ना, इसमें कभी गलती का इम्कान हो ही नहीं सकता। 1 किलो कैलोरी किसने किलो जूल के बराबर है? मतलब भाई ये किलो लगा दिया तो 4.1868 किलो जूल के बराबर है। तो कैलोरी इज अ बिग यूनिट एंड जूल इज अ स्मॉल यूनिट। सही है, तो जूल और कैलोरी में जो कन्वर्जन होती है वही किलो जूल और किलो कैलोरी में होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड हो जाता है। नेक्स्ट देखें, A 20 ग्राम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस ऑक्यूपाइज 44.8 dm3। रट्टा लगाया हुआ है तहरीन तुमने, पहले अरे बोले टैन देखा ही नहीं सवाल से, तो बचा ही क्या, सब तो सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने। अब पूरा नहीं आया 100 में से 100, तो फिर समझ लो क्या कर लिया ज़िंदगी में। 20 ग्राम
of monatomic gas occupies this at STP. What is the atomic mass of the gas? वॉल्यूम एट STP बराबर होता है मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41, ऐसे ही होता है मोलर। तो एटॉमिक मास बताना है, कैपिटल M इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 22.41। मास है 20, वॉल्यूम है 44.8 मल्टीप्लाई बाय 22.41, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन करें। 10 ही होगा ना भाई, डायरेक्ट आया किस तरह से बता रहा हूँ, बाकी रट्टा भी लगा सकते हैं जैसे उन्होंने लगाया। तो कैसे डायरेक्ट बता दिया तुमने, वो याद हो गया ना, इसका रट्टा ही लग गया ना याद सॉल्व करके। सही है, कोई बात नहीं, नंबर से मतलब है, रट्टा लगाओ जैसे भी करो, नंबर आना चाहिए बस। एनईटी वाले नंबर देखेंगे, उन्होंने बोलेगा कॉन्सेप्ट से बनाए थे एमसीक्यूज के, रट्टा लगाए थे। सही बात है ना भाई, उनको नंबर से मतलब है, हमें भी नंबर से मतलब है। और क्रूड ऑयल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डैश हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बिल्कुल सही। तो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, 500 प्लस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल आपको पता है खाम तेल, पेट्रोलियम को कहा जाता है ना क्रूड ऑयल। अनडिफाइंड पेट्रोलियम जो हमारे पास होता है, दैट इज क्रूड ऑयल। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय, रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिनोट करते हैं? dx/dt से, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को भी शो करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी से शो करता है, मतलब सारे इसी तरह से। हाँ, अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है तो वो डेल्टा x/डेल्टा t हो जाता है। दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो मालूम नहीं करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बाद डेल्टा x/डेल्टा t होता है, वरना नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इनका क्या होता है? dx/dt। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं भाई? रेट कांस्टेंट हो चाहे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हो, के से डिनोट होता है बस। स्पेसिस कंसंट्रेशन अगर 1 हो जाती है, 1 मोलर सारे रिएक्टेंट्स की, तो वो हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है। और ठीक है ना, ऐसे ही है। और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो होता है, लाइक उसमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होती है ना भाई, सिंपल सी बात है। जो dx/dt के बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगी रेट एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो बस ये तो पूछा है डिनोट किससे करते हैं, तो के से करते हैं। इतना मुश्किल सवाल। कैथोड पार्टिकल बोल रहे हैं ना, कैटाइन। फिर मैंने मेडिकल वालों को ऑफ कर दिया ना, ये सब कराने में अच्छे नहीं लगता उनको। वो लोग फिर समझ जाते सर बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि आता ही नहीं है सब उनका। ठीक है, इतना आसान, इतना MBBS करना आसान थोड़ी ना होता है इतना। एनईटी में पता नहीं नंबर कम कैसे आ जाते हैं बच्चों के, मुझे पता ही नहीं है, उनके सवालात कुछ ऐसे होते ही नहीं है। केमिस्ट्री का कह रहा हूँ, मुझे बाकी का नहीं पता। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चलिए बताओ, डिपेंड्स अपॉन, सब पे डिपेंड करती है। वैसे और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन डी ऑल ऑफ द अबव सभी से डिपेंड करेगी। कैसे करती है? टेम्परेचर के तो डायरेक्टली डिपेंड करती है, इसके डायरेक्टली होगी, इसके भी डायरेक्टली होगी, और इसके भी डायरेक्टली ही होगी कंसंट्रेशन के। तो सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, बस एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली जाती है। 6 ग्राम कार्बन में कितना मोल है डायरेक्ट बता देंगे, तो ऐसा ही 6/12 0.5, सी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन डायरेक्ट पता है, 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 6 कार्बन के साथ, 6 हाइड्रोजन के साथ, 3 पाई बॉन्ड होंगे। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए कितने हैं तो फिर पागल हो गए हो, 24 होंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना भाई, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन 24 हो गए। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है ना, जैसे में बच्चे पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछते नहीं है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताएं, है ना भाई, क्योंकि ये वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा, तो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लाई कर रहा है, तो 4 हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ RSH। ये कौन सा ग्रुप है? ये कंपाउंड हमारा है थायो अल्कोहल, और एसएच ग्रुप को मरकैप्टो ग्रुप या मरकैप्टेन ग्रुप हम लोग कहते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना। ईथर तो होगा नहीं, इसको ईथर हटा दो।
सल्फोसल्फाइड्रिल और सल्फिनाइल क्या होता है पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप ऑफ RSH इसका हमारे पास हो जाता है ए ऑप्शन, दैट इज सल्फाइड्रिल, सल्फाइड्रिल, ठीक है। तो ये सल्फाइड्रिल ग्रुप हमारे पास है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ RSH। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से, डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट से ही कैसे क्या किए 3000 - 400 क्या इसमें तो लेकिन कुछ और मामला चल रहा है शायद। 300 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू अ सिस्टम, क्यों आ गया ये, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा ई इफ द पिस्टन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। तो ये तो एच दिया हुआ है, दैट विल, अच्छा आपसे वर्क डन पूछ रहे डायरेक्ट, ओके ओके, बिला वजह में दिया हुआ, ओके। तो Q माइनस डेल्टा ई से हमारा निकल गया ना 3000 - 400 यस 26, ये बिला वजह में दिया हुआ, सही कह रहे हैं। दोनों को ये भी पता था ये सवाल है, मतलब मुझे खुद नहीं देखा, मैं भी देख रहा हूँ उसको सर को कि यार मुझे देखा P डेल्टा V लगे इसमें, बट ऐसा नहीं लगा। इफ़ Kc इज ग्रेटर देन Kp इट मीन्स Kc Kp से ज़्यादा है, मतलब Kp कम है Kc से, तो प्रोडक्ट के अलग कम है, तो प्रोडक्ट मोल लेस देन रिएक्टेंट मोल, पता है ना ये। चलो अब इंग्लिश के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ इंग्लिश के देखते हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे उसके अंदर हमें। तो फर्स्ट है विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ अचीव। यस, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, इसका जिद इसका अपोजिट बनाना है। तो अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, तो अबेंडन इसका हमारा जो है वो एंटोनिम हो गया, लाइक अपोजिट हो गया। सिनोनियम लिखना है क्रिप्टिक का, क्रिप्टिक के सिनोनियम लाइक सेम सिमिलर मीनिंग। क्रिप्टिक का क्या मतलब होता है, यस मिस्टीरियस होगा है ना। क्रिप्टिक मैसेज होता है ना, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टिक मैसेजेस, एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना। तो क्रिप्ट का मतलब होता है मिस्ट्री, मतलब पूरा सरार, कोई चीज़ जो छुपी हुई हो, जो सामने जाहिर ना है, दैट इज अ क्रिप्ट, दैट इज क्रिप्टिक थिंग, ठीक है। तो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ये नहीं वर्ड से निकला है, क्रिप्टो बड़ा सुनने में आ रहा था, लाइक क्रिप्टो करेंसी। तो मिस्टीरियस करेंसी होती है चूँकि वो वोलेटाइल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, दैट्स उसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। बिटकॉइन हो गया, ये सब हो गए, क्यों क्रिप्टो कहा जाता है इसको, क्योंकि सामने दिखती नहीं है ये, जैसे बाकी नोट और डॉलर दिखता है वो नहीं दिखता, तो क्रिप्टो करेंसी। विच वर्ड कंटेन्स एरर, तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी सीम टू वांट द एडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑफ द साइंटिफिक एज बट वी ट्राई हार्ड टू कीप द अनसाइंटिफिक टेम्पर इंटैक्ट। तो यहाँ पर 4 जगह पर है, साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल है, स्पॉटिंग एरर है, एडवांसेस है और टेम्पर है। ये सवाल ही उन्होंने गलत डाला भाई, इन्होंने सैप वालों ने। ये टेम्पर की स्पेलिंग यहाँ पर सही होनी चाहिए थी ना, इतने फालतू मिस्टेक नहीं देते ये एनईडी वाले, स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी गलत नहीं होती है। तो ये टेम्पर सही कर लो। अब बताओ, अब तो टेम्पर गलती नहीं है, अब गलती कुछ और है। यस, साइंटिफिक एज क्या नहीं, साइंटिफिक कहाँ, साइंटिफिक बिल्कुल सही है, साइंटिफिक एज साइंसी दौर, बी और सी बच गया। यस, एडवांसेस नहीं होगा। देखो भाई, टेक्नोलॉजिकल कल आ गया लास्ट में, दिस इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद हमेशा नाउन आएगा ना। एडवांसेस इज नॉट अ नाउन, इट इज़ अ वर्ब। एडवांसेस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई, एडवांस मतलब आगे बढ़ना। तो उसकी जो नाउन हमारे पास फॉर्म होती है वो होती है एडवांसमेंट। तो यहाँ ये आना चाहिए था ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक एज। तो दैट्स वाई ये गलत उन्होंने सवाल डाला हुआ था, डी के बजाय सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एडवांसमेंट। तो इंग्लिश में तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं, चूँकि बच्चे सही समझ जब बताते नहीं है ना सही से। बट ये है कि ये एक एक्यूरेट है जो इंग्लिश में आया था, तो जहाँ गलती ज़्यादा दिख रही है मैं समझ जाओ तो यही एक्यूरेट है। और जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है ना, मतलब वो गलत बता रहे हैं कोई, क्योंकि ये छापा हुआ इंडेंट से। और जो उल्टा पुल्टा आ रहा है ना, मतलब वो सही सवाल है, तभी वो बच्चा बता ही नहीं पा रहा है ना कि क्या चीज़ थी, इसको हम बना लेते हैं अपनी तरफ से। तो ये सही है, ये सवाल आया था। नेक्स्ट है, एन अल्ट्रासोनिक वेव हैज़ डैश अ फ्रीक्वेंसी दैट इट इज़ इनऑडिबल। देखो दैट आ गया ना भाई, सच के साथ दैट आता है, सच दैट, सच अ हाई फ्रीक्वेंसी दैट इट इज़ इनऑडिबल। अल्ट्रासोनिक वेव कितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है कि उसको सुना नहीं जा सकता, तो सच के साथ दैट आएगा, ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सेंटेंस कंप्लीशन है ये।
एट द एंड सेंटेंस कंप्लीशन के और एक्सरसाइजेस मैंने डाले हुए हैं, अगर टाइम बचता है तो मैं करा दूंगा आप अलग से भी मैंने डाले हुए, चूँकि ये तो ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, दे शुड अवॉइड एनी एरर। ये सेंटेंस है, इसका पैसिव सही बनाना है। एनी एरर शुड बी अवॉइडेड बाय देम, यस बिल्कुल सही, ये पैसिव बन गया। एनी एरर शुड बी अवॉइडेड बाय देम, चूँकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना बेटा, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब भी आते हैं तो उसके फ़ौरन बाद बी लगाते हैं पैसिव बनाने के लिए। बाकी जो पैसिव का पूरा पैटर्न होता है वो फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, शुड के साथ बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा, आते सबको पैसिव करना। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव है, ये कैन के साथ कैन भी हो जाता है। ये तो 9-10 में पढ़ा होगा यार। नेक्स्ट है शी विल अपीयर डैश द मजिस्ट्रेट। ये बहुत सारे बच्चे इसका इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं ना, ये बिफोर हो गया, सामने। बिफोर मतलब सामने भी होता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर आना होता है तो ये बिफोर आएगा। शी विल अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इसमें से। फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट आई हैव नेवर एंड नेवर विल आस्क। ये भी बच्चे काफ़ी मुझे व्हाट्सएप पे पूछा बच्चों ने इसका आंसर। फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट आई हैव नेवर एंड नेवर विल आस्क, मतलब खसूसी तवज्जो के लिए ना मैंने कभी सवाल किया है ना मैं कभी सवाल करूँगा। क्या कह रहे हो सामा, तुम बताओ। तो मैं तो बताया हुआ आंसर मैंने, अफजा को तो पता ही है, उन्हें पूछा था मुझसे। ऑलराइट, देखते हैं, ये बताएं उसामा बताएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन। क्या डी और बी में क्या कह रहे हो तहरीम? यस, सी नहीं होगा। जो क्या होगा मुझे तो ये जानना है ना। डी और बी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज इस क्वेश्चन में। क्या पता क्वेश्चन के अंदर को मसला हम चेक करते हैं। तो फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट आई हैव नेवर एंड नेवर विल आस्क, सही हो क्या? देखो ये तो सेंटेंस करेक्शन है ना, तो ये सेंस के लिहाज से की जाती है, इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं होता। तो जो बेहतर लगेगा सेंटेंस ग्रामेटिकली, क्या पता चारों सेंटेंसेस सही हो। तो यही है कि बस देखना ये होगा कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है, उसी तरफ जाएंगे। तो आई हैव नेवर एंड नेवर विल आस्क्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है। ये विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ए तो 100% कट गया। बी में आते हैं, आई हैव नेवर आस्क्ड एंड नेवर विल आस्क फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। चलो मान लेते हैं कि बी लग रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, अभी ग्रामेटिकली मसला नहीं है इसमें ना। स्पेशल ट्रीटमेंट इज व्हाट आई नेवर आस्क्ड एंड नेवर विल। चलो सी भी देखेंगे, एक मिनट। डी ऑप्शन, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट आई नेवर विल, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर दिया ना, दो सेंटेंस अलग अलग नहीं बनेंगे इसके अंदर, क्योंकि अगर करेक्शन के अंदर सेंटेंस एक ही क्लॉज है तो एक क्लॉज पे ही बनेगा वो, ठीक है ना। तो डी तो नहीं होगा इसके अंदर, क्लॉज सिंगल होना चाहिए, ये दो अलग अलग सेंटेंस नहीं आने चाहिए। अब या तो बी है या तो सी है, इस पर देखेंगे, चेक करते हैं। अब चूँकि दोनों ग्रामेटिकली मुझे सही लग रहे हैं, कोई गलती निकालते हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर से आए। ए और डी तो नहीं है, ये तो कट गया, ठीक है। अब क्या ये भी हो सकता है कि सवाल गलत डाला गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शंस गलत डाले गए हो, बट मैं अप्रोप्रिएट फिर भी एक पहुंचूंगा ना किसी आंसर तक, कि मान लेते हैं कि यही सवाल आया था तो अब क्या आंसर लगेगा, ठीक है। तो आई हैव नेवर आस्क्ड एंड नेवर विल आस्क फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, मैंने कभी नहीं पूछा और या कभी नहीं मांगा और मैं कभी नहीं मांगूंगा स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आई हैव नेवर आस्क्ड एंड नेवर विल आस्क फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। ऑलराइट, बी तो सही लग रहा है मुझे ना। सी नहीं, सी देखा नहीं है मैंने अभी, क्या पता सी उससे बेहतर लगे मुझे, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट इज व्हाट आई नेवर आस्क्ड एंड नेवर, नहीं बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। नेवर के साथ आस्क्ड आ गया ना, तो क्या फ्यूचर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा। आई हैव नेवर आस्क्ड होना चाहिए था, बिल्कुल सही।
तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, सही। तो बी इज़ द करेक्ट वन। अगर ये ऐसा सवाल आया था तो बी सही है, वरना अगर चेंज किया था तो कुछ अलग बात हो जाएगी, ठीक है, सही है। बेस्ट आंसर तो बी है, और सब ऐसा ही होगा, बी बेस्ट लग रहा है, क्योंकि सारे हर तरह से मैंने देख लिया, फॉर्मेशन, ये ग्रामर, सब कुछ के लिहाज से यही सही है, ठीक है। डी में लग रहा था मसला आपको, लेकिन डी में ये है कि क्लॉज चेंज हो रहा है, तो वो तो करेक्शन में जिस तरह से स्टेटमेंट दी गई होती है उसी स्टेटमेंट में आपको बताना होता है, चेंज नहीं कर सकते, सही है। नेक्स्ट है द इकोनॉमी ऑफ डैलस टेक्सास, टेक्सास का शहर है डैलस, इज स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड। अच्छा, यहाँ पर शायद ये हमारे इस पर शायद सिनोनियम पूछ रहे होंगे किसी जगह पर अंडरलाइन करके, ऐसा ही है, कहाँ पर डाइवर्सिफाइड में लगाया हुआ है? स्ट्रॉन्ग पे होगा, यस स्ट्रॉन्ग पे होना चाहिए था ना, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है, यस। तो ये एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल होगा वोकैबुलरी का, जिस पर स्ट्रॉन्ग का उन्होंने मतलब सिनोनियम पूछा होगा तो वो हमारे स्टेबल आ गया, लेकिन उन्होंने जब फेसबुक पे लगाया था तो उस पर कोई अंडरलाइन नहीं थी, तो हम तो नहीं बता सकते ना अंडरलाइन की बिना, तो स्ट्रॉन्ग पे लगाते तो वो स्टेबल हो जाएगा, मुस्तहकम या मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड द येलो, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं भाई, दिस इज येलो स्टोन नेशनल पार्क होता है, येलो स्टोन नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश इन 1872। क्या आंसर होगा? इन द वर्ल्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही, तो द वर्ल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वर शॉक्ड व्हेन दे, क्या ये तो बड़ा हमने किया भी था, एक्सेस लगेज, एक्सेस मतलब जो ज़रूरत के इस्तेमाल से ज़्यादा है, एक्सेस है, ठीक है। इन द आउट हाउस, क्या बोलो? इसमें एक्स्ट्रा रिसर्च करना ना, मतलब उसके हिसाब से तो एक्स्ट्रा, देखो एक्स्ट्रा और एक्सेस में मैंने फ़र्क पहले भी बताया था, ठीक है। एक्स्ट्रा और एक्सेस में एक फ़र्क होता है, लाइक मिसाल के तौर पे अगर आप कभी पेपर देने जाते हैं ना, पेपर देने जाते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन होता है, एक्स्ट्रा पेन होता है, वो एक्स्ट्रा पेन आपका एक्सेस नहीं होता है। एक्स्ट्रा पेन इसलिए उसको कहते हैं जो कि वो आपके इस्तेमाल में आ जाएगा, अगर एक पेन अगर आपका नहीं चल रहा, यूज़ नहीं हो रहा, तो एक्स्ट्रा से मुराद ये होता है कि जो कि आपके यूज़ में आ जाए, आपके इस्तेमाल में आ जाए, दैट इज़ एक्स्ट्रा। एक्सेस किसे कहेंगे? एक्सेस मतलब होता है जो कि आपके इस्तेमाल में आए ही ना, जो यूज़ ही ना हो, जैसे एक्सेस रिएक्टेंट की बात जब हम करते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, तो यूज़ ही ना हो, किसी भी सूरत में इस्तेमाल ना हो सके, तो जो एक्सेस लगेज होगा उसको आउट हाउस में छोड़ना होता है ना भाई। एक्स्ट्रा चीज़ें तो हम लेकर जाएंगे, एक्स्ट्रा शर्ट्स लेकर जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ पेन लेकर जाएंगे, वो तो एक्स्ट्रा तो लेकर जा सकता है इंसान ना चीज़ों के साथ इजाफी, लेकिन एक्सेस लेकर नहीं जाता, एक्सेस, समझ रहे हो? तो ये फ़र्क है। तो चैट जीपीटी तो जाहिर सी बात है वो इतना ज़्यादा वो तो नहीं इसका वर्जन आया कि इतना ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ बता सके, अक्सर चीज़ों का जवाब चैट जीपीटी नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है। नहीं तो वो गलत भी होता है, अक्सर गलत होता है, अक्सर गलत बता रहे होते हैं, ये एक्सेस ही है इसका, ठीक है ना, वरना एक्सेस और एक्स्ट्रा वैसे बहुत सिमिलर वर्ड्स है, सेम है, बट देयर स्लाइट डिफरेंस है दोनों के अंदर। नेक्स्ट है अवीन इज अ डिपॉजिट ऑफ मिनरल मैटर दैट हैज फिल्ड अ फॉल्ट और सीम इन अ रॉक। फॉल्ट किसे कहते हैं? क्रैक को कहते हैं। फॉल्ट है ना, फॉल्ट जोन हमारे पास होते हैं ना, जहाँ पर ज़मीन में क्रैक पड़ा होता है। अवीन इज अ डिपॉजिट और मिनरल दैट हैज़ फिल्ड अ फॉल्ट और सीम इन अ रॉक, ठीक है। तो फॉल्ट क्रैक को कहा जाता है, जैसे फॉल्ट जोन होते हैं हमारे पास जो अर्थक्वेक में बनते हैं ना, तो फॉल्ट जोन जहाँ पर ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं और क्रैक जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन, इसके अलावा बहुत सारे, ठीक है। A good judge never jumps to the conclusion. Jumps to the conclusion. ठीक है। The candidates were tense dash expectancy, ये भी बताया था, याद आंसर किसी को? with हो गया, सही का फातिमा ने। The candidates were tense with expectancy, ठीक है। टेंस विथ, टेंस के साथ विथ का हमेशा प्रेपोजिशन आएगा हमारे पास, तो टेंस विथ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, क्वेश्चन 45 में ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन डैश, एब्सटेन मतलब रोके रहना खुद को, तो एब्सटेन फ्रॉम ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है,
ये प्रेपोजिशन है, फ्रेजल प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। सैनोनियम पूछ रहे हैं, मतलब वर्ड्स पूछ रहे हैं कि वन हु एंटरटेन्स हिज गेस्ट वेल। यस, जो अपने गेस्ट को एंटरटेन करता है हॉस्पिटेबल कहलाता है, मतलब मेहमान नवाज जिसको हम कहते हैं ना भाई। इफ समवन इज हॉस्पिटेबल तो मतलब ही और शी एंटरटेन्स हिज और हर गेस्ट वेल। ठीक है, दैट्स मीन्स कि वो हॉस्पिटेबल है, मेहमान नवाज है। तो ये अफजा ने पूछा था, ये सवाल मैंने डाल दिया इसके अंदर। डैश वेरिएबल इज द मेन टास्क ऑफ अलजेब्रा। देखो बी तो होगा नहीं 100%, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, हम इन्फिनिटिव कहते हैं ना भाई, तो बी तो कट गया। फाइंड वेरिएबल, सी भी नहीं हो सकता। फाइंड मतलब इम्पेरेटिव बन गया, नहीं ना कि ढूंढो वेरिएबल, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस तो यह ही नहीं, मतलब वेरिएबल को ढूंढना। द फाइंड तो हो ही नहीं सकता जो वर्ब से पहले कब टू फाइंड है। ऑलराइट, सॉरी मैंने द फाइंड कह दिया। ओके, टू फाइंड वेरिएबल इज, हाँ अब यहाँ पर मसला आ जाएगा ना फिर। ओके, अगर यहाँ टू फाइंड है ना, अब देखो मसला क्या है। टू फाइंड वेरिएबल और फाइंडिंग वेरिएबल, देखो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया जीरंड, जेरंड आ गया हमारे पास ये, और ये हमारा इन्फिनिटिव आ गया। इन्फिनिटिव के तो टू इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही लगी भी उसके साथ, और जेरंड तो डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म वर्ब की याद की। तो शॉपिंग जैसे ना, शॉपिंग इज़ माई हॉबी या टू शॉप इज़ माई हॉबी, मतलब लाइक दोनों चीज़ें सही है ना, कह सकते हैं इस तरह से। स्विमिंग इज़ माई स्विमिंग इज़ वॉट आई लाइक द मोस्ट, या टू स्विम इज़ वॉट आई लाइक द मोस्ट। नहीं नहीं, एक मिनट ना, सोचने दो। बहुत का ऑप्शन का है। सो कहने का मकसद है कि नहीं, मतलब है तो टू फाइंड द ट्रूथ इज अ वर्क ऑफ डिटेक्टिव, ऐसा बोलते तो है। तो बोलते हैं ना, टू फाइंड द ट्रूथ इज अ वर्क ऑफ डिटेक्टिव, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द वर्क ऑफ अ मैथमेटिशियन। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसका वाउल आ रहा है बीच में हमेशा। यस, वाउल हाउ, टास्क से पहले जो भी, मतलब मेन स्टार्टिंग लाइन से पहले वाउल आ रहा है। मेन स्टार्टिंग टास्क से पहले वाउल आ रहा है, मैं समझा नहीं उसको। टू फाइंड वेरिएबल, ओके, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, टू फाइंड सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड समथिंग, टू शॉप। अच्छा, इस तरह से कह रहे हो कि बस दा जो मसला आ रहा है, लाइक जो आर्टिकल का, तो टू फाइंड द किसके साथ, और टू फाइंड द मतलब वाउल, अगर वो आर्टिकल अगर आ जाए तो, आर्टिकल आ जाए तो फिर हाँ सही हो, सामा सेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारा कुछ खास किस्म का। ए ऑप्शन ही होना चाहिए ना, उसका मतलब है कि फाइंडिंग वेरिएबल इज़ द मेन टास्क ऑफ अलजेब्रा। बस फाइंडिंग तो लग ही रहा था शुरू से ही, बट मैं डी पे सोच रहा था डी क्यों नहीं है, तो भाई हमारे पास रीज़न ये आ गया कि इसके बाद डी आना चाहिए था, टू फाइंड आ वेरिएबल या टू फाइंड द वेरिएबल। सही है, फिर ए, ये मतलब सवाल इसी तरह से आएगा तो ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, वरना तो अक्सर हम लोग जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक है, तभी आपने पूछा होगा, शायद आप कंफ्यूज इस ए और डी में हो रहे होंगे, ऐसे ही। ओके, एक और क्वेश्चन आपने पूछा था, ये भी है। डैश 100 स्पीशीज ऑफ फिंचेस हैव बीन डिस्कवर्ड, 1000 सॉरी, कि 1000 स्पीशीज फिंचेस के डिस्कवर हो चुके हैं। मच एज 1000, सी डी नहीं है, ठीक है, आइदर ए आइदर बी। वाई रीज़न? सर इसमें 1000 स्पीशीज अब तक मतलब डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और कितने हैं ये नहीं पता, क्या पता इनफाइनाइट। मैनी के वैसे हम लोग, मैनी जैसे अफजा कह रही कि मैनी हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के साथ, और मच हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। तो नहीं, स्पीशीज़ 1000 स्पीशीज़ आ गई अगर, तो स्पीशीज़ तो 100% काउंटेबल है, तभी तो 1000 कह सकते हैं, तभी तो प्लूरल बन रहा है इसका। फिंचेस हैव बीन डिस्कवर्ड, हाँ तो कोई मसला नहीं है, जैसे कि लाइक
नहीं, मैं ये तो ये देख रहा हूँ काउंटेबल ही आ रहा है, आगे भी देखा जाए तो स्पीशीज़ ऑफ इंचेस को काउंट कर सकते हैं। मच जब हम लगाते हैं ना तो लाइक तो हम अनकाउंटेबल के लिए लगा रहे होते हैं अक्सर। एज मच एज लाइक शुगर प्रोड्यूस इज प्रेजेंट, इस तरह से वाटर इज प्रेजेंट, इस तरह से कर सकते हैं। तो एज मैनी एज 1000 स्पीशीज ऑफ इंचेस हैव बीन डिस्कवर्ड, यही होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि कितने और बाकी हैं तो ये तो नहीं इसका कॉन्सेप्ट आता ना मच, और मच का ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है। मच का कॉन्सेप्ट तो शायद सिर्फ यही है कि अनकाउंटेबल के साथ है, मच शुगर मच वाटर, इस तरह से। सही आंसर किस में क्या था इसका?